क्लास, वर्क, पाथ, एनर्जी, जिसमें से इस समय जो आपका एग्जाम आएगा वो आएगा वर्क और एनर्जी। वर्क क्या होता है? वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे डिफाइन किया गया है टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स। वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमें पता है फोर्स लगाओ चीजों पे तो बॉडीज क्या करती हैं? स्पीड बढ़ाती हैं, राइट? फोर्स लगाओ तो बॉडीज क्या करती हैं? स्पीड घटाती भी हैं, स्पीड की डायरेक्शन भी बदलती हैं, कई बार वो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, राइट? ठीक है। और जो चलती हुई चीजें हैं वो क्या करती हैं? इफ समथिंग इज मूविंग कैन इट कॉज यू सम डैमेज? अगर ट्रक रुका हुआ है और ट्रक चल रहा है, दोनों में से तुम्हारे लिए कौन रिस्कियर है, कौन ज्यादा डेंजरस है? द ट्रक दैट इज इन मोशन। व्हाई? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। क्योंकि वो चल रहा है और उसमें मास भी है, तो इट हैज द एबिलिटी टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स ऑन मी। वो मेरे पे फोर्स अप्लाई कर सकता है और उसकी फोर्स की वजह से मैं डिस्प्लेस भी हो सकती हूँ कि वो मेरे को आया, मार दिया और मैं आगे गई, राइट? सो क्या वर्क इज, फर्स्टली एक पॉइंट हमें समझना है, अ मूविंग बॉडी कैन अप्लाई फोर्स and can cause displacement। ठीक है? एक मूविंग बॉडी फोर्स भी अप्लाई कर सकती है और डिस्प्लेस भी कर सकती है बॉडी को हमेशा। ये ऊपर जो फैन रखा है, ये फैन अगर किसी पे गिर जाए तो क्या होगा? पहले तो ये उसके सर पे फोर्स लगाएगा और जब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? वो आगे डिस्प्लेस भी कर जाए। गेटिंग? तो यानी जो फैन ऊपर रखा है उसमें भी एबिलिटी है कि वो कभी किसी पे फोर्स भी अप्लाई कर सकता है और डिस्प्लेस भी कर सकता है। यानी कि जिस बॉडीज में फोर्स भी होता है और डिस्प्लेसमेंट करने की एबिलिटी भी होती है, उनमें एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है, उनकी वजह से बॉडीज की स्पीड बढ़ती है, उनकी वजह से बॉडीज की स्पीड घटती है, उनकी वजह से बॉडीज में डैमेज भी हो जाता है, शेप चेंज हो जाती है बॉडीज की, राइट? तो इसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी क्या करेंगे, डिफाइन की है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क एंड वर्क इज डिनोटेड बाय W, which is equal to the force acting on a body into the displacement। फोर्स अप्लाई करते हैं जब बॉडी पे, तो बॉडी का डिस्प्लेस होना भी जरूरी है। अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तभी तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुमने अपनी अपनी एक क्षमता को दूसरे में ट्रांसफर किया। जैसे तुम खाना खाते हो, फिर मैं तुम्हें बोलूं चलो काम करो, काम करो मतलब एक जगह बैठे नहीं रहो, मतलब क्या करो? फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क क्या है? यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन समथिंग एंड दैट बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम दीवार पे धक्का लगा रहे हो तो वर्क नहीं होगा, because it is not moving। Yes, work is force into displacement। अगर आप चाहते हैं कि कोई बॉडी वर्क करे तो तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन फोर्स मस्ट एक्ट ऑन बॉडी। पहली बात, बॉडी पे फोर्स एक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, यानी बॉडी को मूव करना चाहिए। दीवार पे धक्का मारते रहो, फिजिक्स की लाइन में जीरो वर्क। तुम कुछ भी कह लो, भाई मेरे हाथों में दर्द हो गया, मुझे बहुत काम किया, कोई मतलब नहीं है फिजिक्स, क्योंकि तुमने फोर्स तो अप्लाई किया पर दीवार पे अप्लाई किया जो दीवार डिस्प्लेस ही नहीं कर रही। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन जीरो है। अब सेकंड केस, स्पेस में अगर मैं ये स्पेस में मेरा स्पेसशिप है, स्पेसशिप के बाहर मैं ये पकड़ती हूँ, क्या नाम है इसका, पेन। इस पेन को मैं, मेरा स्पेसशिप मूव कर रहा है, मैं पेन को छोड़ दूँ तो स्पेसशिप रुकेगा कि चलेगा? स्पेस में क्या होगा? स्पेसशिप में हूं मैं, ये स्पेसशिप मेरा 5 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है, मैंने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और अपने इस पेन को ना फोर्स भी लगाया ना कुछ, बस यूं किया, छोड़ दी, तो ये यहीं पे रुक जाएगा या चलेगा? चलेगा, 5 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा।
स्पेस में मैंने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, पर क्योंकि ये बॉडी इनिशियली चल रही थी और इस पे कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा, तो ये चलती रहेगी। पहली चीज तो स्पेस में फोर्स क्या है, फोर्स की वैल्यू होगी। स्पेस में अगर मैं इस पेन को सिंपल छोड़ दूं, कोई फोर्स होगा क्या? स्पेस में ग्रेविटी होगी? नहीं होगी। स्पेस मतलब एकदम खाली जगह, खाली जगह स्पेस को होता है। स्पेस में तुम्हें सिंपली किसी इंसान ने यूं हल्का सा एक बार पुश दे दिया तो तुम उसी डायरेक्शन में चलते जाओगे। अगर रास्ते में कोई प्लैनेट नहीं आ, कुछ भी नहीं आ रहा, तो तुम स्पेस में चलते रहोगे। तुम पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? नहीं। स्पेस में आपका फोर्स जीरो है, कोई ग्रेविटी कुछ नहीं है, कोई पुश करने का, तो आपका फोर्स जीरो है। तो स्पेस में जो वर्क है वो भी जीरो हो जाए। स्पेस में इस पेन को मैंने जब छोड़ दिया तो ये पेन चाहे 50 मीटर, 60 मीटर, 100 किलोमीटर भी चला जाए, तब भी इस पेन ने कोई वर्क नहीं किया। इस पेन में कोई एनर्जी नहीं है। इस पेन में मोमेंटम जरूर है, मोमेंटम के बारे में अभी हम बात करेंगे। इस पेन में चलने की क्षमता है और इस पेन में कोई वर्क नहीं किया गया क्योंकि फोर्स जीरो, सिर्फ स्पेस का। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मैंने एक बॉल वाला केस दिखाया। फोर्स ऑन बॉल, बॉल पे फोर्स लगाओगे तुम तो तुम डिस्प्लेसमेंट जीरो रखोगे, सिर्फ फोर्स। ये केस है, ये एग्जांपल है, इसलिए इस केस में तुम्हारा वर्क जीरो। थर्ड केस, अगर तुम चाहते हो कि वर्क, तो वर्क कब होगा? एक तो फोर्स मस्ट एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहिए, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन। या तो वो सब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। अपोजिट सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो या एक एंगल में, तीनों केस एप्लीकेबल है। अगर तुम्हारा फोर्स और तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ये जो डेस्क है इसको मैं ये फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और ये डिस्प्लेस हो रहा है, डेस्क पे वर्क हो रहा है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। इस केस में वर्क एंड देन फोर्स इधर को और मेरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर। फॉर एग्जांपल ये डेस्क मान लो चलता जा रहा है और मैं इसे रोकना चाहती हूँ। मान लो क्या सोचे, एक नदी भी नहीं ले सकते एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ। मान लो चलो लेट्स से एक बड़ा सा सिलेंडर है, बड़ी सी सिलेंड्रिकल रॉड है, वो आ रही है तेजी से। तुमने कभी आइस बॉल देखा है? बड़ा सा आइस बॉल जो बन गई, आइस की बॉल रोल होते होते वो आ रही है, बड़ी तेजी से आ रही है, और तुम चार लोग एक साथ जाते हो और यूं करके उसको रोकते हो। वो नीचे गिर रहा है, डिस्प्लेस तो वो नीचे हो रहा है, पर तुम उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तुम पूरी पुश कर रहे हो, तुम यूं करके जाओगे नीचे की तरफ, पर वो आगे, तुम फोर्स इधर को लगा रहे हो पर वो गिर नीचे की तरफ रहा है। तो इस केस में भी वर्क हो रहा है, तुम्हारा फोर्स आगे की तरफ, ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, इस केस में भी वर्क हो रहा है। हाँ, बात करेंगे उस पर। इस केस में भी वर्क हो रहा है और इस केस में भी वर्क होगा कि अगर तुम्हारा फोर्स एंगल पे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो छोटे बच्चों की गाड़ी नहीं होती, छोटी सी गाड़ी देते हैं उनको और उस गाड़ी पे धागा बांध देते हैं और बच्चे लगाते रहते हैं, गाड़ी नीचे से ऐसे आ रही है और वो फोर्स कैसे लगा रहे हैं? धागे से ऐसे। तो इस केस में भी वर्क हो रहा है, वर्क इस केस में नहीं हो रहा है, वर्क हो रहा है। एक तो ये तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन लगेगी जब, तब तुम्हारा वर्क होगा। फोर्स मस्ट एक्ट ऑन बॉडी, बॉडी मस्ट डिस्प्लेस, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट must either be in the same direction, must be in the opposite direction, or must be at an angle, but not 90 के एंगल पे नहीं होना चाहिए। 90 के एंगल पे, अब तुमने ये तीनों कंडीशन लिखी, अब मैं वो लिखती हूँ कि वर्क कब नहीं। बताती हूँ, when does no work happen? बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है, पर कब वर्क नहीं होता हमें जानना है। तो वर्क कब नहीं होता? पहली चीज, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो,
तो वर्क नहीं होगा। अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो भी वर्क नहीं होगा। अगर बॉडी चल नहीं रही है, चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई करो तो वर्क नहीं होगा। और बॉडी पे अगर तुम कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई कर रहे तो भी वर्क नहीं होगा। अगर बॉडी पे जो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो 90 के अंदर है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 पर है तो भी वर्क डन 0 होगा। कैसे? अब मैं बता रहा हूं। ऐसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के पास। जब हम कोई भी प्लैनेट और सन के आसपास घूम रहा है, ठीक है, ये है तुम्हारा सन और ये है तुम्हारा प्लैनेट। अब ये प्लैनेट अगर घूम रहा है सन के आसपास तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है। और अगर इसकी चलने की डायरेक्शन देखो तो किस तरफ? ऐसे। और ये फोर्स सेंटर की तरफ है पर ये चल आगे रहा है, चल ये परपेंडिकुलर रहा है। रियल लाइफ में भी हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट को जब भी किसी प्लैनेट के आसपास घुमाना है तो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके जाते हैं और सिर्फ हल्का सा मूवमेंट देते हैं। सैटेलाइट में क्या पेट्रोल डालते हैं हम लोग कि इतने साल चलोगी तो ये पेट्रोल यूज कर लेना, या दाना पानी दे के भेजते हैं उसे? सैटेलाइट में कोई पेट्रोल नहीं होता। सैटेलाइट को बस तुम्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना है और वहां पे धक्का मारना है और उसके बाद वो सैटेलाइट सदियों तक चलती रहेगी अगर उसका apparatus ठीक रहता है। सैटेलाइट को कोई पेट्रोल नहीं चाहिए। अगर सैटेलाइट को कोई पेट्रोल नहीं चाहिए यानी सैटेलाइट पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। जब वर्क होता है तभी तो वो कुछ पेट्रोल यूज करेगी या कुछ तो करेगी, अपनी स्पीड बढ़ाएगी। और सैटेलाइट को कोई नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई फ्यूल नहीं डालना है। और इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज 0। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हमने डिफाइन इन फिजिक्स में ऐसे किया। क्योंकि इस केस में पता क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो जो फोर्स है ना वो बॉडी की स्पीड ना बढ़ाता है ना घटाता है। अब ये फोर्स, मैं तुम लोगों के पास आई कार्ड है ना, दिखाओ जरा आई कार्ड। ये आईडी कार्ड है। इस आईडी कार्ड पे अगर ये नीचे है, स्पीड बढ़ी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये सीधा ये यूं था, इस पे फोर्स मैंने इधर को लगाया, इसकी स्पीड बढ़ गई। और ये अगर यूं जा रहा है और मतलब बेसिकली मैं इसकी स्पीड भी घटा सकती हूँ। पर अगर मैं इसी आई कार्ड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाने लग जाऊँ, देखो अगर मैं यूं फोर्स लगाऊंगी तो आई कार्ड यूं जाएगा, पीछे से खींचूंगी तो यूं जाएगा। पर अगर परपेंडिकुलर लगाऊंगी, देखो कैसे लगाऊंगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। कैसे? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये लगा रहा है ना फोर्स, कैसे को लगा रहा है? सेंटर में। और आई कार्ड किधर जा रहा है? घूम रहा है। जब भी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो बॉडी सिर्फ अपनी डायरेक्शन बदलती है, बॉडी अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदलती। तुम खुद सोचो, तुम्हें अगर मैं यहाँ पे एक, तुम लोगों ने मैथ्स एरिया का क्वेश्चन किया है मैथ्स में, एक क्वेश्चन है घोड़ा है ना, घोड़े के पैर पे ना वो रस्सी बांधी है और उसे यूं रख दिया गया है, तो ये बताओ घोड़ा कैसे चलेगा? घोड़ा मैक्स टू मैक्स इस सर्कल की ट्रैजेक्टरी में चल सकता है अगर घोड़े पे बांध। ये जो दरवाजा है ये ऐसे क्यों नहीं जाता, ये एक पर्टिकुलर वे में जा रहा है, कैसे? घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये कन्फाइंड है। इसी आई कार्ड को भी अगर मैं सेंटर की तरफ कन्फाइन कर देती हूँ, यानी इस स्ट्रिंग की वजह से सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये आई कार्ड अब सीधे नहीं जाता ना नीचे जाता है, ये घूमता है। और अगर मैं ये फोर्स छोड़ूंगी तो देखना ये आई कार्ड कहाँ जाएगा। अभी ये ऐसे गया स्ट्रेट, अगर मैं इसे इस पॉइंट पे छोड़ती तो ये वहां से यूं भी जा सकता था, यूं स्ट्रेट। यानी फोर्स ना होता तब ये अपनी स्पीड बदलता, परपेंडिकुलर फोर्स ना होता तब ये अपनी स्पीड बदलता या डायरेक्शन बदलता। सॉरी, परपेंडिकुलर फोर्स ना होता तो ये अपनी स्पीड का मैग्नीट्यूड बदलता। पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो इस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से बार बार सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदल रही है, ये अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। मैं अपने हाथ से बदल सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ना, अभी जैसे मैं इसको कम स्पीड में घुमा रही हूँ, टाइम जा रहा है जल्दी करते हैं, ये मैं अभी धीरे धीरे घूम रहे हैं, ये मैं तेज भी कर सकती हूँ। क्यों किया मैंने? क्या किया? स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ा, मैं टॉर्क ज्यादा लगा रही हूँ।
पर फिर भी इस फोर्स की वजह से एकमात्र चीज क्या हो रही है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है। हर पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदल रही है और वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे फोर्स के परपेंडिकुलर है। इसलिए इस केस में मेरा वर्क डन 0 माना जाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ घूम रहा है सर। ये भी बहुत लोग सोचते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 ना तभी होगी जब तुम पूरा का पूरा सर्कल कंसीडर करोगे। पर मैं हर पॉइंट का वर्क दूंगी, हर पॉइंट का वर्क 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर। इसको मान लो 11th में बच्चे थोड़ा और डीप पढ़ते हैं, इतना समझो कि ये ऐसा वर्क है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती नहीं, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस। सो दैट्स व्हाई इसे कंसीडर ही नहीं किया जाता। कौन सा? ये तो वर्क का सवाल नहीं करता है, उसका कुछ विचारता है और किसके साथ ये पुली के सर पे सामान रखा है। अब ये भी मायने रखता है कि पूछा किसका हो। अब पुली पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ है mg, और पुली जा इधर को है, तो पुली सीधा जा रहा है और वजन नीचे की तरफ है। तो अगर वो पूछे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या कहोगे? 0। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मायने रखता है कि किसका वर्क पूछा गया है, ये नहीं कि कोई भी वर्क। पुली खुद तो वर्क लगा रहे हैं, पुली खुद तो फोर्स लगा ही रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। फॉर व्हाट? ग्रेविटी इज नॉट 0। वर्क डन, हाँ, फॉर द वजन, फॉर द वेट व्हिच इज ऑन द हेड। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी। हाँ, if the pulley is applying force like in this way upward and is moving in this way, then there is again the work done is 0. पर अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाए तो पुली जो है ना, पुली पुली का फोर्स लगा रहा है इस वजन के ऊपर, वो कैसे लगा रहा है? ऐसे। पुली का फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और पुली जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो पुली का भी जो वर्क डन है वो भी क्या है? 0 जूल। पर अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो पुली में जो फ्रिक्शन है वो इधर की तरफ लग रहा है और पुली जा इधर की तरफ रहा है, तो वर्क डन है इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन हाँ। अब क्लास एक बार फिर से वर्क डन कैसे कैसे क्या क्या। वर्क डन जो है ना, 3 तरह की वैल्यूज होती है। वर्क डन कभी पॉजिटिव होता है, वर्क डन कभी नेगेटिव होता है, और वर्क डन कभी 0 होता है। ठीक है, पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव। पहली चीज, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव। और दूसरी चीज कि जब ऐसा केस होगा तो बॉडी की स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, पॉजिटिव वर्क की वजह से हमेशा स्पीड बढ़ती है। तुम चल रहे थे और किसी ने तुम्हें मार के धक्का मार दिया तो तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी। मैं ऐसे चल रहा हूँ और किसी ने मुझे धक्का मारा तो मैं और तेज, तो वर्क डन इस केस में पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव। और इसकी वजह से क्या होगा? स्पीड घटेगी। जैसे तुम चल रहे थे और तुम चल रहे हो, तुम्हारे पे कोई रस्सी बांध है, तुम चलना चाह रहे हो, भाग रहे हो तुम, पर कोई तुम्हारे को पीछे खींच रहा है, तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे घटेगी ना, तो दैट केस वर्क डन इज नेगेटिव। और इस केस का इंपैक्ट क्या होता है? स्पीड डिक्रीजेस। थर्ड केस 0 केस से रिलेटेड 3 केसेस हैं जो अभी अभी आपने किए। कौन से 3 केसेस? पहला केस, फोर्स अगर 0 है बॉडी पे तो वर्क 0 है। अगर फोर्स 0 न्यूटन है तो वर्क डन भी 0 जूल है। दूसरा केस, अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीटर है, तो वर्क डन अगेन 0 जूल है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, बहुत बार आएगा, पता है, समझ जाना, बॉडी ना सर्कल में घूम रही होगी तो वर्क डन अपने आप 0 मिल जाएगा।
और देंगे वो, पक्की बात है। मैंने पेपर आपका देखा नहीं है, पर कहीं भी कहीं स्टैंडर्ड का पेपर बनना होता है ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो थर्ड केसेस जब फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुए, मैंने कही, तो इस केस में भी आपका वर्क डन 0, और ऐसे केस का इम्पैक्ट क्या होगा, बोलो जरा, ऐसे केस का इम्पैक्ट क्या होगा स्पीड पर, कहीं पे नहीं चलेगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क 0 है, पर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पहली चीज वर्क डन 0 होगा, दूसरी चीज स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इसकी वजह से स्पीड बदलती नहीं है। बदलेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस, और डायरेक्शन ऑफ स्पीड से ना वर्क को कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि वर्क का इम्पैक्ट होना चाहिए स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना या पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल। और क्या है इसकी यूनिट, 1 न्यूटन मीटर। प्लीज दिमाग में रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वर्क से होता क्या, अब जानना है कि वर्क से होता क्या है। तो वर्क से व्हाट हैपेंस, वर्क की वजह से बॉडी गेन्स एबिलिटी टू डू वर्क। एक बॉडी जो वर्क कर रही है उसकी वजह से दूसरी बॉडी भी वर्क करती है ना। मैं मेहनत कर रही हूँ तो तुम मेरी वजह से मेहनत करोगे, फिलहाल कर रहे हो, पर हो सकता है घर में जाके भी करो, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा कि मैम को इतनी परवाह है तो हमें भी परवाह है। सिमिलरली एक बॉडी जो वर्क कर रही है वो दूसरी को भी वर्क करा सकती है। वर्क करने का मतलब क्या, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है बॉडी पे और बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है, तो बॉडी गेन्स एबिलिटी टू डू वर्क, और इस एबिलिटी टू डू वर्क को क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज अ बॉडीज एनर्जी। तुम्हारे अंदर अगर काम करने की क्षमता है तो तुम में एनर्जी है। एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, क्योंकि वर्क करने से एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने से हम वर्क करते हैं। गेटिंग? तो सिंपली सोचो, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, तुम गए इस पे भाग के फोर्स अप्लाई कर दिया, और अब इस फोर्स की वजह से ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब ये चल रहा है, तो अगर ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से चल रहा है शुभरी, तो यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है ये चलता जाएगा और इस बच्चे को धक्का मारे, और जब ये बच्चे को धक्का लगेगा तो ये बच्चे को फोर्स अप्लाई होगा, और जब इस बच्चे को फोर्स अप्लाई होगा तो ये बच्चा पे डिस्प्लेस करेगा। तो ये बच्चा जब फोर्स और डिस्प्लेस करेगा तो ये आगे वाले को भी धक्का मार सकता है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, a body which is moving has the ability to do work, and when it is moving it has the ability to apply force on another body and to displace that, so it is giving ability to do work to the other body also, और इसी को हम एनर्जी भी बोलते हैं। हर बॉडी जिसमें वर्क करने की एबिलिटी दिख रही है उसमें एनर्जी है। अगर धक्का मारने के लिए कोई होगा खड़ा, अगर कोई नहीं खड़ा होगा धक्का मारने के लिए तो एनर्जी। ओके, इफ देयर इज अ वॉल इंस्टेड ऑफ चाइल्ड तो कुछ पहले वर्क 0 हो जाएगा पहले ही। पर हाँ, अगर देयर इज अ ट्रक हिटिंग द वॉल तो वो ट्रक वॉल को डिस्प्लेस कर सकता है और फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। तो ट्रक में इतनी एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी की वजह से उस वॉल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, सो वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमसे एनर्जी पूछ रही है तो वर्क कैलकुलेट, क्योंकि एनर्जी के फॉर्मूले अलग हैं, कई बार नहीं अप्लाई हो पाएगा, पर वर्क का फॉर्मूला तुम्हें आता हो। तो वर्क, अगर एनर्जी पूछ रहे हैं तो वर्क निकालो, और वर्क पूछ रहे हैं तो एनर्जी निकालो, दोनों सेम आने वाले, दोनों सेम है, इसलिए उनको यूनिट भी सेम दी गई है। वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, क्या, जूल। किसके लिए, जेम्स प्रेस्कॉट जूल को सम्मानित करने के लिए। ठीक है, यही वाली बात हो गई। अब क्या सोचना है, अब ये सोचना है कि चलो हमने बोल दिया कि वर्क करने से एनर्जी आती है, ठीक है।
तो अब मेरे को ये बताओ कि एनर्जी किस किस में है, तुम्हारे आसपास कहाँ एनर्जी है? तुम में एनर्जी है? कौन सी एनर्जी है तुम्हें? कैसे? तुम्हें है पोटेंशियल एनर्जी, पता है क्यों? क्योंकि तुम बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे, अगर ये फ्लोर हट जाए तो तुम गिर सकते हो, और तुम गिरोगे तो नीचे जो आदमी है उस पर तुम फोर्स अप्लाई करोगे और वो डिस्प्लेस भी करेगा। तो यानी तुम्हारे अंदर एबिलिटी है टू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड टू डिस्प्लेस दैट। सो तुम में एनर्जी है, कौन सी वाली एनर्जी? पोटेंशियल। पोटेंशियल पता है क्यों होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस समय तुमसे डर नहीं है किसी को, पर हाँ अगर ये फ्लोर थोड़ा कच्चा होता तो जरूर डर। अगर तुम्हें चद्दर के ऊपर बैठा के तीसरे फ्लोर पे पढ़ाया जा रहा होता तो डर होता ना, गिर जाओगे। अगर ये फ्लोर थोड़ा कच्चा सा होता तब तुम्हें आने में भी डर लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि क्योंकि हम हाइट पे, हम में पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल इज द स्टोर्ड एबिलिटी। ये पंखा है, ये अभी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, इसलिए तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। पर अगर अभी ये थोड़ा सा एक वायर पे यूं लटके हुए दिखने लगे तो तुम इसके नीचे बैठने के लिए तैयार नहीं होगे। क्यों? क्योंकि पंखा हाइट पे है और पंखे में क्या है? स्टोर्ड एनर्जी, जो किसी भी मोमेंट अपने को काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगी। वो धागा टूट जाए, वो अपने आप को सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, दूसरी बॉडी पे फोर्स भी अप्लाई करेगी और उसे डिस्प्लेस भी करेगी। यानी कि अ बॉडी व्हिच हैज एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड दिस एनर्जी इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। वन ऑफ द फॉर्म इज ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो शेप की वजह से होती है या पोजीशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी शेप या पोजीशन की वजह से होती है। वो धनुष होता है ना, धनुष, वो धनुष कब डेंजरस बनता है? जब धनुष का स्ट्रिंग खींचा जाता है। अगर धनुष चुपचाप रखा है कोई दिक्कत नहीं, पर जब किसी ने उसका स्ट्रिंग खींच के उसमें क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? एरो। तो अब जैसे ही वो छोड़ेंगे स्ट्रिंग को, वो एरो, वो सारी स्ट्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्ट्रिंग को खींचने में, स्ट्रिंग की शेप बदलने में लगाई गई, वो सारी एनर्जी एरो को दे देगा और एरो अपनी उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली एक गेम होता है, छोटे बच्चों के पास इलास्टिक होता है, रुमाल वाला गेम देखा है तुमने? बच्चे यूं करते हैं, रुमाल को खींचते हैं और यूं करके मारते हैं। अच्छा नहीं होता वो गेम, पर वो भी गेम यही है। शेप चेंज करो रुमाल की और रुमाल को दे दो पोटेंशियल एनर्जी और रुमाल पे मारो, फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इलास्टिक के साथ ज्यादा अच्छा होता है, इलास्टिक के साथ, बट नेवर डू दैट। रबर बैंड के साथ होता है। क्यों? क्योंकि रबर बैंड की तुमने शेप चेंज की है, शेप चेंज की, और शेप चेंज करने से उसने एक एनर्जी को स्टोर कर लिया कि जैसे ही ये बार वाला फोर्स छूटेगा मैं काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाऊंगा, और मेरे सामने जो आएगा मैं उस पर फोर्स भी अप्लाई करूंगा और उससे डिस्प्लेस भी करूंगा और उस पर वर्क कर दूंगा। गेटिंग? सो पोटेंशियल एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ स्टोर्ड, इट इज ड्यू टू द शेप एंड पोजीशन। yes तो पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी शेप और पोजीशन की वजह से होती है। तुम्हारे कोर्स में जो है वो है ग्रेविटी वाली, इलास्टिक की तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पंखे की एनर्जी है वो तुम्हारे। तुमने बॉल को भी रखा है। हाँ, तुम जब बॉल को यूं करके चाहते हो, ज्यादा दौड़ के मारना चाहते हो तो क्या करते हो? ज्यादा हाइट से यूं फेंकते हो ना। नीचे से करके करोगे तो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर ऊपर से फेंकोगे तो ज्यादा जोर की लगेगी किसी भी दूसरे इंसान। जब कोई बॉडी प्लैनेट के, वैसे प्लैनेट की सरफेस जीरो नहीं, स्पेस में चले जाओ और स्पेस में रेस्ट पे हो तो शायद तुम्हारी एनर्जी जीरो, तो भी नहीं है तुम्हारी एनर्जी जीरो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी भी है, और वो केमिकल एनर्जी बायो का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं। तो क्लास पोटेंशियल एनर्जी का अब सुनो, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं है, पर हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हें मिले। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो बॉडी ऊपर रखी है, मान लो ये पंखा ऊपर रखा है, तो इस पंखे पे, पंखे को रखा है h हाइट पे, पंखे में कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। किधर है? नीचे को mg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो mg लग रहा है, और जब इस पंखे को की स्प्रिंग काट दी जाएगी तो कितना गिरेगा? h हाइट तक। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो mgh की होता है। अब ये किसके बराबर है? वर्क के भी बराबर है। याद रखना, किसी क्वेश्चन में अगर वो तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क और उसके बाद वो बोलेगा कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, दोनों सेम।
आ नहीं रहा अगर अभी, पर वर्क तो आ रहा है, तो वर्क निकाल दिया मैंने, वर्क किस डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पैनिक मत करो, कोई बात नहीं, पढ़ लिया ध्यान में। अगला है काइनेटिक एनर्जी, बेटा देखो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी, मूविंग बॉडी से तुम्हें डर लगता है ना, डेंजर, क्यों? क्योंकि वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है, जो भी मूव कर रहा है उसमें एबिलिटी है तुम पे फोर्स अप्लाई करने की और तुम्हें डिस्प्लेस करने की। बाढ़ से लोगों को डर लगता है क्योंकि बाढ़ बहती है तेजी से, हाई स्पीड में बहती है। हाँ बोलो। MCS का मसाला है, MDS का मसाला। इट्स MCD MDH का मसाला, MCS ना? MGH यूनिट कन्वर्जन पूछ रही है, यूनिट कन्वर्जन का मसाला है ड्यू टू मोशन, जिसके पास ज्यादा मोशन उसके पास ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी के पास है तो क्या उसके पास मोमेंटम होगा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम एमवी, कहते हैं ना मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं, मोमेंटम। एक बार बॉडी मूव करने लग गई तो किसमें? हाँ बिल्कुल। सो ड्यू टू मोशन होती है पहली चीज। अगर मोशन की वजह से है तो पहली बार मैं क्लास एक बहुत अच्छा डेरिवेशन करता हूँ, ध्यान से। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हें पता है कि वर्क और एनर्जी सेम है। ठीक है, एग्जांपल आपको बाइक, एक बाइक रोड पे चल रही है, कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। लोगों ने क्या किया, उस पे एक्सेलरेशन लगाई, मतलब ये किया, तो उसकी स्पीड कुछ देर में क्या हो गई? v। कितने टाइम में हो गई v? t टाइम में v हो गई। पर इस t टाइम में जब बाइक ने अपनी स्पीड को u से v किया तो बाइक ने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो की होगी शांति। बेटा डेरिवेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब बाइक ने अपनी डिस्प्लेसमेंट की तो बाइक ने अपनी स्पीड पहले u से v बढ़ाई और इस दौरान बाइक चली भी। तो अब मुझे निकालना है बाइक का वर्क डन। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब चैप्टर 2 का रिवीजन तुमने होने नहीं दिया, पर फोर्स का फॉर्मूला बताओ। मास इनटू ए एम ए एम। A is not there, then we will use G. नो, जी इज ओनली इन द केस जब बॉडी गिर रही है, ग्रेविटी। जी इज ग्रेविटी, और ये चलती हुई बॉडीज पे नहीं लगती, हॉरिजॉन्टली चलने वाली बॉडी पे लगती है पर उसका इफेक्ट नजर नहीं आता। जब बॉडी गिर रही होगी तभी तुम्हें जी का इफेक्ट नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। जी सिर्फ बेटा गिरती हुई चीजों के लिए, चलती हुई चीजों के लिए नहीं। अब एम ए इंटू एस। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ए भी ठीक है, एस डी ठीक है, बहुत है। अब जरा एक मुझे एक बात बताओ, डी का फॉर्मूला कुछ पता है तुम्हें? अगर बाइक ने अपनी स्पीड सेम अमाउंट में बढ़ाई है धीरे धीरे, U2 plus half at ut plus half at स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। और कौन सा फॉर्मूला है डी का? डी होता है एक ut plus half at स्क्वायर, यस, V square is equal to U square. और दूसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a d कर दो, डी कर दो मैंने। लिख देना, मैं मुश्किल करके क्या रेडी। अब शांत बाल को शांत। वर्क डन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और डी की जगह क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। कर सकते हो? ये जो d है इसे यहीं रहने दो, 2a को दूसरी साइड में। a से a कैंसिल, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, उस एनर्जी का जो चलती हुई बॉडीज में होती है। वर्क डन दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बाद में U 0 होता है। हाँ फिर पहले तो एक सेकंड, ये है तुम्हारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बॉडी ने अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ाई, दिस इज गेन इन केईटी, दिमाग में रखो। क्योंकि जब बॉडी पे तुमने एक्सेलरेटर दबाया, यानी कि तुमने बाइक पे फोर्स लगाया, और बाइक पे फोर्स लगा तो बाइक फोर्स की वजह से अपनी स्पीड बढ़ाएगी, और स्पीड बढ़ाएगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाएगी। वर्क इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुम एक बात बता दो,
ह्यूजली लॉस होता है जो बाइक अपनी स्पीड घटाएगी धीरे धीरे उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, पर किस फॉर्म में लॉस होगी ये बताओ हमेशा। बाइक पे ब्रेक लगा दिया, चल रही थी बाइक पे ब्रेक लगाया, बाइक की स्पीड घटेगी, तो बाइक अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी? कैसे? क्या बाइक की ब्रेक लगाने से बाइक की शेप बदल जाएगी? क्या बाइक की पोजीशन बदल जाएगी? चलो ठीक है, मान लिया पोजीशन तो बदलेगी पर रोड पे बदलेगी, और रोड पे क्या कंटिन्यूअसली कोई फोर्स लग रहा है? कौन सा? फ्रिक्शन ना 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, पर रोड अगर सीधी है ना तो हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी लगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटी का इफेक्ट तब आता है जब तुम इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ना शुरू करते हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो तब थकान होती है ना, पर अगर ये ग्राउंड पे यहीं पे चलने लगे तो क्लास में चल रहे हो मुझे थकान नहीं होगी। पर अगर ये क्लास का प्लेन ही ऐसा होता है कि पीछे वाले बच्चे ऊपर बैठे होते हैं तो मैं चढ़ते चढ़ते थक भी जाती। गेटिंग क्यों? क्योंकि जब हाइट आती है तो पोजीशन बदल रही है फ्रॉम अर्थ, रोड में सेम रहती है, तो उस समय ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आएगा, किसका आएगा इफेक्ट? फ्रिक्शन का। तो जो तुमने बाइक पे ब्रेक लगाया तो बाइक की स्पीड घटेगी, और उस स्पीड के घटने से जो बाइक में एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट में। टायर गर्म हो जाएंगे, टायर घिस जाएंगे, और थोड़ी कई बार साउंड भी आ जाती है बहुत, अगर तुम 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और एकदम से बाइक पे होगा तो तुम्हारी बाइक बोल रही है। 11 का टॉपिक है। हाँ तो लगता है ही, और जरूरत से ज्यादा होता तो पूरा पलट के। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मास m की बॉडी है, चल रही है v वेलोसिटी से, इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तुम बताओ रितिशा। वो है मोमेंटम। अभी तो किया कुछ नहीं है, केस में तुम्हारा ये गेम तो है ही नहीं। और अगर तुमसे कोई पूछे कि ये किसी बॉडी को कितना धक्का मार देगी तो कैसे निकालोगे? यू बेटा इनिशियल जीरो, ये गेन नहीं है, ये गेन नहीं है, ये करंट वाली पूछ रही है, तो करंट इसका v वेलोसिटी ना, जब वेलोसिटी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बदलेगी। अब ना मुझे एक चीज बताओ, स्पीड बदलने से क्या क्या बदल जाता है? स्पीड चेंज करने से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बदलती है? चलो वेलोसिटी बदलती है पहली चीज, एंड इससे पोजीशन भी बदलती है, ठीक है, और बताओ। ठीक है, एक्सेलरेशन बदलती है कि एक्सेलरेशन होती है? पोजीशन डिस्टेंस सेम ही चीज है, आसपास है, तुम्हारी क्लास के है। और बोलो स्पीड बदलने से क्या बदलेगा? 9th चैप्टर में जाओ, 4th चैप्टर के हिसाब से याद करो क्या बदलेगा? मोमेंटम। स्पीड बदलने से मोमेंटम बदलता है, which is equal to p equal to mg। और क्या बदलेगा? स्पीड बदलने से क्या बदलेगा? बाइक थी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कैसे? टाइम इज इंडिपेंडेंट। अच्छा तुम ये कहना चाह रही हो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस? हाँ ठीक है, जब तुम बाइक की स्पीड बढ़ाते हो तो पहले तुम 50 मीटर कवर कर रहे थे 5 सेकंड में, और स्पीड बढ़ा दी तो तुम कवर कर रहे हो 50 मीटर 2 सेकंड। हो सकता है, ठीक है, टाइम बदलेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस। पर और कौन सी चीज जो अभी पढ़ी है? काइनेटिक। ऐसे करके रिलेट करो, स्पीड बदलने से मोमेंटम बदलता है। मोमेंटम और कैसे नहीं बदलता? मोमेंटम जैसे तुम हो और एक 5 साल का बच्चा है, तुम यहाँ बैठे हो और 5 साल का बच्चा भी यहाँ बैठा है, तुम दोनों का मोमेंटम अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं। पर अगर ये दोनों चलने लगे तो छोटा बच्चा चाहे शायद 15 मीटर पर सेकंड से भी चले और ये 5 मीटर पर सेकंड से भी चले, तब भी मोमेंटम इनका ही ज्यादा है। इन्हीं में ही ज्यादा एबिलिटी है किसी को फोर्स अप्लाई करने की भी और डिस्प्लेस करने की भी। हाई मोमेंटम, हाई एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स, हाई एबिलिटी टू क्रिएट डैमेज।
तभी तो बुलेट है, बुलेट है, बुलेट को मैं यूं करके यूं फेंकूं, क्या उससे चोट लगेगी? और उसको ऐसे मारूंगी तब लगेगी ना। अब ना जल्दी से ना न्यूटन के लॉ, ये हो गया तुम्हारा ये वाला। और पता है न्यूटन की लॉ कैसे करेंगे? सिर्फ मैं एप्लीकेशन बता दूं जल्दी जल्दी। क्लास न्यूटन लॉ, क्लास क्लास चाहो तो ना ये फ्लो चार्ट बना लो, क्योंकि ना ये फ्लो चार्ट सब चीजें आसान है। और थर्ड फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जल्दी जल्दी सारे पॉइंटर लिखिए। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन का पहला लॉ बताता है कि दुनिया कैसी होगी जब फोर्स नहीं है। टेल्स हाउ बॉडी बिहेव। बेटा फोर्स ना होता ना, मैंने पता था इसकी कॉन्सेप्ट, तो ये दुनिया नहीं होती। इस दुनिया में फोर्स और एनर्जी क्या है, इसकी वजह से डायरेक्ट सिस्टम जुड़ जाता है। टेल्स हाउ बॉडी वुड बिहेव in the absence of external unbalanced force। ये मुझे बताता है कि अगर बॉडी पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो बॉडी कैसे बिहेव करती है। This tells us how a body is going to behave in the absence of force, in the absence of external unbalanced, balance नहीं, external unbalanced। जब अनबैलेंस फोर्स नहीं होंगे बॉडी में तो बॉडी कैसे बिहेव करेगी? बताओगे कैसे बिहेव करेगी? मुझे बताओ कैसे बिहेव करेगी? अच्छा एक सेकंड ना, पहली चीज एक और चीज नोट कर लो। मैं पूछती हूँ तुमसे कि कैसे बिहेव करेगी, पर पहली चीज ये हमें बताता है कि कैसे बिहेव करेगी। फर्स्ट लॉ कोई पूछेगा ना, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ, तो ये सेकंड चीज, दिस लॉ डील्स ओनली विद बैलेंस। जहां जहां बैलेंस फोर्सेस का जिक्र होगा वहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ आएगा। इसको कोई मतलब नहीं अनबैलेंस फोर्सेस से। ये तभी एप्लीकेबल है जब बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। करेंगे बताएंगे एक मिनट, अब सब एग्जांपल ठीक है, तब जब बॉडी पे बैलेंस फोर्स कर रहे हैं। तो अब अपने आसपास देखो चीजें कौन सी बैलेंस्ड है। तुम सभी बैलेंस रोड पे डाल मेरी वजह से। अगर मैं नहीं होंगी तो तुम अनबैलेंस फोर्स की वजह से इधर उधर घूमने लग जाओगे, किसी को धक्का मार देगा, अनबैलेंस फोर्स लगाओगे, कुछ कुछ करोगे ना, मेरी वजह से तुम सब अपनी अपनी जगहों पे हो बैलेंस फोर्स, तभी तुम स्टेट। अब तुम सब बैलेंस्ड, अगर तुम सब पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो तुम अपनी स्टेट बताओ मुझे, तुम क्या मोशन में हो, कैसे हो, पोजीशन चेंज हो रही है तुम्हारी? नहीं। तुम सबको अगर डॉट पार्टिकल समझो तो तुम सबके सब अपनी जगहों पे ही हो, तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जब लग रहा है, जब बॉडी पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो बॉडी कैसे रहेगी? या तो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, पहली चीज या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, और दूसरी चीज के लिए तुम्हें स्पेस में लिखा, ठीक है, स्पेस में लेगा, स्पेसशिप में तुम्हें बैठाया, और उसके बाद स्पेस में आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, फिर मैंने कहा जियारी अब तुम जाओ, स्पेसशिप के बाहर तुम्हें यूं भेजा और यूं किया, तो तुम कैसे जाओगी जियारी? तुम यूं चलती रहोगी सेम उसी वेलोसिटी जिस पे तुम्हें एक बार फेंका गया। अब तुम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ ये जैसे मैंने इसको यूं धक्का मारा तो यूं ही चलती रहेगी। कभी सुनीता विलियम इन स्पेसशिप नहीं देखा, कोई रील नहीं देखी? इंस्टा नहीं सॉरी, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं इस पे कि क्या होता है। ठीक है, तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बस यही दो चीजें होंगी, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी। आई श्योर मैंने वर्क भी करा दिया है। लास्ट पीरियड अब कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चन बता दो। या और वैसे And plus, still if you feel down, we are there, that is something. Okay, वर्क साथ करना, तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी
या बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ये दो चीज। एक मिनट बिल्कुल दिमाग में रखो, जब बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल अनबैलेंस, तो बॉडी जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रहेगी, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में रहेगी। जैसे स्पेस में तुम्हें धक्का मार दिया, आसपास कोई प्लैनेट नहीं कहीं, तो स्पेस में जिस बॉडी को ऐसे छोड़ दिया ना, वो बॉडी चलती ही जाएगी जब तक वो जुपिटर के पास नहीं पहुंच जाती और जुपिटर से अपनी ग्रेविटी तक खींचने लगता। समझ रहे हो? लाइट ईयर्स तक, मतलब मिलियंस ऑफ किलोमीटर चल गई वो, चलती जाएगी, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। अब ना स्ट्रेट, वो डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। पर मैं तो ले ही नहीं सकती ये वाला क्योंकि मेरी क्लास है। मैम मैं यहाँ पर इंसान हूँ, मैम मैं आपको भेजिए काइंडली। मैम अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में हाँ ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ना फर्स्ट लॉ में ना एक चीज और, जो फर्स्ट लॉ में सबसे ज्यादा जरूरी टर्म है वो है, मुझे पता है आप लोग बोल सकते हैं, इनर्शिया। जिस बॉडी में रेस्ट है और जिस बॉडी में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, उस बॉडी में इनर्शिया है। इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू स्टे इन इट्स स्टेट। किसी भी बॉडी में उसी स्टेट में रहने की जो एबिलिटी है वो उसका इनर्शिया है। टेंडेंसी आप अपनी लाइन में लिख सकते हैं, बट आपको सारे पॉइंट बेटा विजय में शांत रहिए। मुझे नहीं कर रही है, आए नहीं मान लो, आए हुए। Tendency of a body to maintain state of rest / uniform motion in a straight line. इस वाली टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई, अब ये फिजिक्स के लॉज ना फिलॉसफी में भी चले जाते हैं, रियल लाइफ में भी चले जाते हैं। तुम पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसे कमरे में बंद रखा ना, ठीक है, और वो कमरा स्पेस में है। मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो आज इस लेवल तक पहुंचे हैं वो इसीलिए तो पहुंचे हैं बिकॉज हम पे इतने सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लगे हैं। अगर आप सबको एक छोटी सी आइसोलेटेड जगह में रखा जाता, आप पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगता, तो क्या तुम पढ़ाई करते हैं? तुम्हें ये भी नहीं आता कि खाना कैसे खाते हैं पब्लिक में, तुम्हें ये भी नहीं आता कि हमें कपड़े वपड़े पहन के लोगों के बीच जाना चाहिए, वरना तुम टार्जन जैसे होते एक कोई, राइट? तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर नेसेसरी, दे चेंज योर इनर्शिया, they change you, they change your state. लैंग्वेज ही किसी को बात करने के लिए लोग चाहिए। बेटा फोर्स भी यही है, शुभनी एक सेकेंड, फोर्स भी यही है। फोर्स इज अ लैंग्वेज थ्रू विच बॉडीज इंटरैक्ट। जैसे मुझे इस डेस्क पे बोलना है, डेस्क को बोलना है डेस्क चलो आगे चलो, क्या डेस्क आगे चलेगा? नहीं चलेगा। पर मैं अगर डेस्क पे फोर्स अप्लाई करूंगी तब ये चलेगा। That's why force is the language through which things interact. They affect each other. They change the velocity of each other. They change the direction. They make the bodies accelerate. Getting? Okay. एक तो बेटा ये हो चुका है। मैम को बुलाना पड़ेगा आपको, शुभ्री मैम को बुलाओ कि ये कहना कि आराधना मैम का पीरियड है ना, रानी मैम, रानी मैम। And if you like push the object and rack, just space will constantly keep moving. Yes. And this is because of